अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की। आज इसी वीडियो में हम दोनों क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो हो सकता है जो आपके पास एडिशन हो उसमें ये डिफरेंट चैप्टर हो, लेकिन ओवरऑल कंटेंट सेम ही है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। मैंने इनको बोर्ड पे लिख लिया हुआ है नीचे, और हम वहीं से इसको एक बार पढ़ेंगे भी और सॉल्व भी कर लेंगे। अभी मैं जस्ट आपको रफली यहाँ से बता देता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आप स्टेटमेंट की बात करें तो लिखा हुआ है इन ट्राइंगल GHI। ये जो सिंबल बना हुआ ट्राइंगल का, हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ट्राइंगल GHI। एक ट्राइंगल है जिसके 3 ज़ाहिर बात है वर्टस होते हैं, उनका नाम है GHI, और GHI मुकम्मल एक ट्राइंगल हमें बना रहा है, मिलके इन वर्टिस को मिलाएं तो एक मुकम्मल ट्राइंगल बन रहा है। तो GH की लेंथ जो है वो 33 सेंटीमीटर दी है, GI की लेंथ 65 सेंटीमीटर दी है। यानी इस ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं बेसिकली, तो 2 साइड्स की आपको लेंथ बता दी है, GH की भी और GI की भी। एंड एंगल H, ये जो सिंबल होता है इस तरह का, इसको हम पढ़ते हैं एंगल। तो ये एंगल जो है H पर वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री। यानी H पर 90 डिग्री एंगल होने का मतलब है कि ये एक ट्राइंगल नहीं बल्कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको हम कंप्लीट कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। इन जनरल हम ट्राइंगल बोलेंगे तो उसमें कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, और बाकी ट्राइंगल्स हो सकते हैं, स्केलिन ट्राइंगल हो सकते हैं। तो लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल तो इसका मीनिंग यही लिया जाएगा कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जो कि एंगल H पे बन रहा है। तो आपने क्या फाइंड करके दिखाना है, आपने फाइंड करके दिखानी है लेंथ ऑफ HI, यानी जो मिसिंग लेंथ है, जो साइड आपको नहीं बताई हुई उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करके बतानी है, जो कि है HI। तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। तो देखिए लिखा है इन ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे सिंबल भी बना सकता था, मैंने बस सिंबल के बगैर ही इसको लिख लिया, यानी कंप्लीट वर्ड्स के अंदर लिख लिया ट्राइंगल। और यहाँ पे भी मैंने एंगल की जगह पर ये वर्डिंग यूज़ कर ली है, इसका सिंबल यूज़ नहीं किया, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसी तरह अब हम पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे GHI, और इस तरह बनाएंगे कि उसके एज पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो मैं एक रफ सा यहाँ पर ट्राइंगल अगर बना लूँ, लेट से ये मेरा एक रफ सा ट्राइंगल है, रफ सी फिगर है जो जस्ट रेफरेंस के तौर पे मैं बना रहा हूँ। तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखूँ, यहाँ से G, यहाँ से लिखूँ H, और यहाँ पे मैं लिखूँ I। मैंने H यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एंगल बनना था 90 डिग्री का, और मुझे H कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ पे H लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ये रफ सी फिगर है, ठीक है, जस्ट रेफरेंस के लिए। तो देखिए GH आपको 33 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी G से लेके H तक, यहाँ तक आपके पास 33 सेंटीमीटर बनती है। और HI की लेंथ आपने फाइंड करनी है, HI यानी ये वाली लेंथ जो एक तरह की ये वर्टिकल है, लाइन है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। और GI आपको 65 सेंटीमीटर दी हुई है, तो GI कितना है आपके पास, ये है 65 सेंटीमीटर, इस तरह दी हुई है। अब आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता चुका हूँ, जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उस पर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर करें, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, तो वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स आता है, यानी 2 साइड्स जो बाकी बचती हैं उनका स्क्वायर करें और उनका सम कर दें तो ये वाली लेंथ उसके इक्वल आती है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि वो इक्वल आती है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अभी ये जो बेस और परपेंडिकुलर है, हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, ये जब आगे आपके पास चैप्टर्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ पे आप बेस और परपेंडिकुलर को समझ पाएंगे। क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का सबसे अच्छा अंदाज़ा, सबसे अच्छा आप कह लें इसको समझ तब आती है जब एंगल का भी जिक्र हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर G पे कोई एंगल बन रहा होगा तो उसके जो अपोजिट साइड होगी हम उसको परपेंडिकुलर बोला करेंगे, बाकी चीज़ को बेस बोला करेंगे, और जो लंबी साइड है जो 90 डिग्री के सामने होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोला करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसलिए आपने बेस में और परपेंडिकुलर में कोई कंफ्यूज नहीं होना। बस ये याद रखना है कि लॉन्गेस्ट साइड का अगर आप स्क्वायर करें तो वो बाकी 2 साइड्स का स्क्वायर करके उनके सम के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ये वाला थ्योरम ही लगाएंगे और इसकी मदद से हम इजीली ये साइड जो हमें गिवन नहीं है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग, ठीक है, हम कौन सा थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये हमने मेंशन करना है यहाँ पर, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता हो हमने ये वाले थ्योरम की मदद से ये स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करी है जो नीचे लिखने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज है
उसका स्क्वायर, जिसको हम लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोस में 90 डिग्री के जो सबसे ऑपोजिट होगी उसको ही हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, उसको लॉन्गेस्ट साइड बोलेंगे। तो देखिए वो कौन सी है, वो है GI, जिसमें 65 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इस वाली साइड का स्क्वायर यानी GI का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर करने के बाद उनका सम कर दें तो उसके इक्वल आना चाहिए। तो बाकी दो साइड्स कौन सी है, एक है GH जो नीचे दी हुई है यानी इसके स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए, प्लस इसमें जमा कर दें किसका स्क्वायर, जो बाकी बच गई यानी HI उसके स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए हमने इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। अब जस्ट आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखिए GI कितना है, वो है 65, तो आप यहाँ पे लिख दें 65 और उस पर आप डाल दें स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें GH कितना है, वो है 33, तो आप लिखें 33 और उस पर भी डाल दें स्क्वायर। और HI का स्क्वायर तो आपने फाइंड आउट करना है, HI की तो वैल्यू आपको गिवन ही नहीं है, तो इसको आप वैसे का वैसे ही लिखते हैं इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 65 का स्क्वायर कितना होता है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कैलकुलेटर से। तो आप 65 का स्क्वायर करें तो आप देखें आपके पास कितना आता है, 4225। तो आप यहाँ पे इसके नीचे लिख दें 4225, ठीक है। यहाँ पे आप 33 का स्क्वायर करें तो 33 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 1089, तो यहाँ पे आ जाएगा 1089, और यहाँ पे HI का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने HI की वैल्यू निकालनी है, तो ये पॉजिटिव 1089 जो लिखा हुआ है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर दें ताकि वहाँ जाके क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो ये हो जाएगा 4225 माइनस 1089, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा जिसको हम बोलेंगे HI बचेगा, और उस पर आप स्क्वायर डाल दीजिएगा इस तरीके से। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बस ये 1089 को उधर मूव कर लिया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो अब आप 4225 में से माइनस कर दें 1089, तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 3136 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3136, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा H और उस पर बचेगा I और उस पर होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने HI निकालना है तो उस पर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो जब भी स्क्वायर को खत्म करना हो आपको हमेशा दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ऊपर लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जस्ट सिंपल बच जाएगा HI। स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, और आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 3136 का। तो 3136 का आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें 56 आता है। इसका मतलब है 56 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 3136 आता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 56, और क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी तो आपने यहाँ पे यूनिट लाजमी लिखना है 56 सेंटीमीटर। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताता हूँ साथ साथ कि स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद अक्सर हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल यूज़ करते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव इस वैल्यू के साथ लिखते हैं। क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ हम नेगेटिव नहीं लेते, तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये जो हमने लेंथ निकाली है यानी जिसका नाम HI है ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 कंसिडर की हुई है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब होता है पॉजिटिव होना, क्योंकि 0 से बड़े नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपने साथ मेंशन कर देना है कि यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने HI को क्या रखा हुआ है, कंसिडर किया हुआ है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिख ली है, तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है अ ट्राइंगल MNO इज राइट एंगल्ड एट N। तो एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस का नाम MNO है, यानी MNO को मिलाएं तो एक ट्राइंगल बनती है, तो ये ट्राइंगल का जिक्र किया जा रहा है। तो MNO जो है यानी ट्राइंगल जो है ये इज राइट एंगल्ड एट N। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इस जगह पर N वाली जगह पर N वाले वर्टिस पे इस पे जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर ऐसा लिखा है राइट एंगल्ड एट N, इसका मतलब है इस वर्टिस के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो इसका मतलब है वो सिंपल ट्राइंगल नहीं बल्कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल तो है लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां तक तो हमें ये बात समझ आ गई। आगे देखें, जो राइट एंगल ट्राइंगल है MNO, इसकी एक साइड बताई हुई है NO जो कि 11 मीटर है, इसकी दूसरी साइड भी बताई है MO जो कि 14.2 मीटर है। तो जाहिर बात है एक साइड नहीं बताई वही फाइंड करनी है, तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ MN, यानी मिसिंग साइड आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम अपने रेफरेंस के लिए एक रफ सी जो है फिगर बना लेते हैं एक ट्राइंगल के तौर पर। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी अप्रोप्रिएट लगे। यहाँ से ही मैं एक ट्राइंगल यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल को बनाने लगा हूँ, तो मेरे पास एक ट्राइंगल होगी MNO, ठीक है।
ये वो एक ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इस पे 90 डिग्री का एंगल उन्होंने बताया हुआ है एन पे होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि एन पे 90 डिग्री का एंगल ही बनता नजर आए। तो एम यहाँ पे आएगा एन और यहाँ पे आ जाएगा ओ, और ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इस तरह का बॉक्स बना दूंगा। तो अब आप देख लें हमें एम ओ गिवन है, एम ओ का मतलब है 14.2, तो एम ओ ये बनती है, मैं इधर लिख लेता हूँ 14.2 मीटर, और हमें एन ओ भी गिवन है वो है 11 मीटर, एन ओ ये बनती है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 11 मीटर, यानी मिसिंग लेंथ है एम एन, तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया है पिछले सवाल में, यही वही चीज़ें यहाँ पर लिखनी है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आपने लाजमी मेंशन कर देना है, क्योंकि इसको मेंशन करने के बाद ही हम अपने स्टेटमेंट को क्लियरली कोट कर पाएंगे। तो इस थ्योरम के मुताबिक जो साइड 90 डिग्री के सामने होती है, 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, उसका आप स्क्वायर लें, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोला करेंगे, इसका अगर आप स्क्वायर लें तो वो बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करने के बाद उनके सम के इक्वल आती है, यानी उन दो साइड्स का स्क्वायर करें, उनका सम कर दें, तो ये जो लॉन्गर साइड का स्क्वायर है उसके सम के इक्वल आ जाएगी। तो लॉन्गर साइड अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो है एम से लेकर ओ तक, यानी एम ओ। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर आप एम ओ का स्क्वायर करें तो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर करने के बाद उनका सम करने के बाद ये चीज़ उसके इक्वल आएगी। तो उनका स्क्वायर करना है किसका, एक एम एन मिसिंग है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आप इनमें से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे आप एम एन को लिख लें, चाहे आप ओ एन यानी एन ओ को लिख लें। तो इसके स्क्वायर की एडिशन यानी ऐड का सिंबल, एन ओ के स्क्वायर की, इन दोनों के स्क्वायर का सम करें तो इक्वल आती है इसकी थर्ड साइड के, जो कि लॉन्गर साइड होती है, उसके स्क्वायर के। तो इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो लॉन्गर साइड हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली ही हुआ करेगी, इसी को हम हाइपोटेन्यूज भी बोला करेंगे। मैं चीज़ें बता चुका हूँ। बेस में और परपेंडिकुलर में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो जब चैप्टर आगे आएगा तो आपको वहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। बस आपने ये याद रखना है कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर करना है, तो बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करने के बाद उनका सम करने के बाद ये वाला स्क्वायर लॉन्गर साइड का स्क्वायर उसके इक्वल होना चाहिए, इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो MO की वैल्यू दी हुई है 14.2, आप यहाँ पे पुट कर दें, यानी आप लिखेंगे 14.2 का इस तरीके से स्क्वायर, ठीक है। मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा बेहतर बना लूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 14.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 14 और यहाँ पे इस पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू MN तो आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए MN को आप वैसे का वैसे रहने दें, इस पे स्क्वायर भी वैसे ही आएगा, और NO आपको गिवन है, वो कितने गिवन है, वो है 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कर लें 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं पहले 14.2 का स्क्वायर कर लेता हूँ यहाँ पर कैलकुलेटर पे। तो 14.2 का आप स्क्वायर करेंगे तो देखें आपको फ्रैक्शन में मिल रही है ये वाली वैल्यू, आप SD का बटन दबाएं तो ये 201.64 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दें 201.64। यहाँ पर MN का स्क्वायर वैसे ही आपके पास रहेगा, और ये आपको पता ही है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब ये चीज़ वैसे की वैसे ही आप लिखें 201.64, ये 121 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव होगा तो नेगेटिव 121 हो जाएगा, क्योंकि आपने MN फाइंड आउट करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको सेपरेट करते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। तो अब आप देखें 20164 में से आप माइनस कर दें 121, तो आपके पास कितना आंसर आता है फ्रैक्शन में, SD का बटन दबाएं 80.64, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 80.64, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा MN और उस पर स्क्वायर। अब देखें फिर वही वाली बात जो भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाई थी कि जब भी स्क्वायर आ जाए आपको सिंपल वैल्यू चाहिए MN की, उसके ऊपर पार्ट 2 नहीं चाहिए, तो आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड्स पे आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी यहाँ पे जस्ट बचेगा MN, और आपको 80.64 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 80.64 का स्क्वायर रूट देखिए मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट डाला, 80.64 लिखा और इक्वल टू प्रेस कर दिया, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। आप SD वाला बटन दबाएंगे तो देखें 8.979 आ रहा है और आगे तक चलता जा रहा है। तो अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से अपने आंसर को लिख रहे हैं तो पहला डिजिट 8 बनता है, दूसरा डिजिट 9 बनता है, तीसरा डिजिट 7 बनता है, और तीसरे के आगे देखें फिर से 9 है। जब तीसरे के आगे फिर से एक नंबर है जो कि 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में 1 ऐड कर देना है, तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से आंसर हो जाएगा। तो थर्ड डिजिट बनता है 7, तो 7 में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8, यानी आंसर बन जाएगा 8.98। तो मैं यहाँ पे यही यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा 8.9 और 8, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मीटर्स में गिवन थी, तो ये साइड भी किस में आएगी, मीटर्स में आएगी। तो हमने MN की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो मिसिंग लेंथ थी उसका आंसर क्या आता है 8.98 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।